सबसे पहले आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को कि आप समय समय पर हमारे ओपीएस के मुद्दे को उठाते रहते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता का विषय है वो सबसे गंभीर विषय ये है कि हम लगातार 6 सालों से पुरानी पेंशन नीति को लेकर हरियाणा प्रदेश के एक कर्मचारी, अधिकारी और तमाम विभागों के कर्मचारी पेंशन भागी संघर्ष समिति के बैनर के नीचे बड़े आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने हरियाणा प्रदेश में साइकिल यात्रा भी निकाली। हमने 19 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, जहां हमारे ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले चले, और उसके बाद बड़ी रैलियां हम कर चुके हैं। लेकिन सरकार हमारी बात को सुनने की बजाय इस मुद्दे को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एनपीएस का नाम बदलकर नई पेंशन स्कीम जो लेकर आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और जो यूपीएस के नाम से जिसको जान रहे हैं, ये केवल नाम बदल दिया गया, लेकिन पॉलिसी वही है जो पहले थी। और पहले दिन से हम कहते आए कि हमें बाजार आधारित पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए जिसमें हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों शोषण होता है। आर्थिक शोषण ये कि हमारे वेतन का 10% काटा जाता है और आम जनता के टैक्स का पैसा जो 14% मिलाकर शेयर बाजार और बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में लगाया जाता है, और जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है और पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। हमारे कुछ कर्मचारी अब जो रिटायर हुए हैं, 4th क्लास कर्मचारी जो रिटायर हुए, तो उनकी 1000-1200 रुपए पेंशन बनी। सी ग्रुप के कर्मचारी रिटायर हुए, उनकी 2000-2500 पेंशन हुई। और फर्स्ट क्लास अधिकारी हमारे 20 साल की सर्विस के बाद, 18 साल की सर्विस के बाद जब रिटायर हुए तो 5000-6000 रुपए पेंशन बन रही है। और हरियाणा प्रदेश में आप देख लीजिए, बहुत सारे कर्मचारियों की पेंशन इतनी बनेगी, बुढ़ापा पेंशन उससे कहीं ज्यादा है, और वो बुढ़ापा पेंशन भी नहीं ले सकते। इसके खिलाफ नाराजगी है। इसी को लेकर 25 अगस्त को हमने अम्बाड़ा में 7 जिलों का प्रोग्राम किया था, जिसका नाम था ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च, जिसमें 10,000 से ज्यादा की संख्या हमारी वहां पर पहुंची थी। और उसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम हमारा हिसार में किया, जहां 15,000 से ज्यादा की संख्या हमारी पहुंची, वो भी 7 जिलों का कार्यक्रम था। और अब हमारा तीसरा पड़ाव रोहतक में था, जहां हमारे 8 जिलों को शामिल होना था, जो बचे हुए जिले थे। और यहाँ भी एक बड़ी गैदरिंग 20 से 25,000 की गैदरिंग यहाँ पर होने वाली थी। और नई अनाज मंडी में कार्यक्रम करते हुए हमें पूरे शहर के अंदर ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च निकालना था। और ये तिरंगे का सम्मान था, हमारे शहीदों का सम्मान था, जिन्होंने इस तिरंगे को उठाने का काम किया। आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन इस आचार संहिता में हम नियमों में बंधे हैं। स्ट्राइक नहीं कर सकते, पेन डाउन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, कोई ज्ञापन नहीं दे सकते। इसीलिए हमने केवल और केवल ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च निकालने का निर्णय लिया था, ताकि हम अपने तिरंगे को लेकर और अपनी बात को सरकार तक और उसके नुमाइंदों तक पहुंचा सके। लेकिन अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी कहने वाले, अपने आप को सबसे बड़े देशभक्ति का तगमा देने वाले इस ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इसका भी इतना दबाव इन्होंने अपने ऊपर मान लिया कि कल पहले से हमने जो इस प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली थी कार्यक्रम की, हमें लिखित में अनुमति दी गई थी, लेकिन कल देर रात लगभग 9 बजे के आसपास प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी इस अनुमति को निरस्त कर दिया। और उसका कोई वाजिब कारण नजर नहीं आया। कारण केवल एक नजर आया कि राजनीतिक दबाव, सरकार का दबाव इन अधिकारियों के ऊपर इतना डाला कि उन्होंने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। उसके इसीलिए हमने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है। कल सुबह हमारी राज्य कार्यकारिणी और हम यहाँ पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, लेकिन वो कोई वाजिब कारण नहीं दे सके। हमने यहाँ तक कहा कि आपको इस बात से समस्या होगी कि हम तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तो हम केवल अपना सम्मेलन कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और आचार संहिता के दौरान भी हम इसको कर सकते हैं। शांतिपूर्ण हमारा कार्यक्रम होगा, पहले भी शांतिपूर्वक रहेगा, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। किसी भी तरह से प्रशासन को या जनता को उससे परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो परमिशन देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारी अधिकारियों में नाराजगी है। और हमने आज निर्णय लिया कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम और भी जो भी कदम उठाए जा सकते हैं कदम उठाएंगे। और एक निर्णय ये भी है कि सोमवार से तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाने का काम करेंगे इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ। और दूसरा जो हमारा निर्णय है कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने चलाई थी, और अब भी उसी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को हम चलाने का काम करेंगे। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने सभी जिलों में ओपीएस आक्रोश मार्च निकाले थे और सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाई थी कि या तो पुरानी पेंशन बहाल करो, अगर नहीं करते
तो आचार संहिता लगने के बाद हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को अपने परिवारों के साथ साथ आम जनता के बीच में भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ओपीएस का मुद्दा केवल हमारा नहीं है, ये उस बच्चे का भी मुद्दा है जो आज महंगी शिक्षा लेकर ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उनको कल अच्छा रोजगार मिलेगा, सरकारी रोजगार मिलेगा, और रोजगार के साथ साथ बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। गरीब मजदूर किसान का मुद्दा है जो अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे रहे हैं, तो उन सबसे भी आग्रह करेंगे। और दूसरी ये बात है कि जब ये विधायक और सांसदों के लिए कई पेंशनों का प्रावधान हो सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं, गरीब के बच्चों के लिए नहीं होगी। और इनको किसी भी विधायक और सांसद को एक बार विधायक बनने के बाद पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी मिल जाती है, तो अपने लिए 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर लेते हैं। और कर्मचारी अधिकारी 25 से 30 साल की सेवा करने के बावजूद भी अंत में सरकारी बैंकों के लोन चुकाते हुए अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो उसी को लेकर ये मुहिम है। दूसरा, जो यूपीएस सरकार ने लागू की, उस यूपीएस का भी हम कड़ा विरोध करते हैं। हमने यूपीएस कभी मांगी नहीं। उसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है, सोमनाथ जी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे सेंटर के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी और वो इस यूपीएस स्कीम को लेकर आए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो खुद तो पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे जब रिटायर होंगे, लेकिन नए कर्मचारियों के ऊपर यूपीएस थोप रहे हैं। तो अगर उनको यूपीएस लागू करनी थी तो पहले अपने ऊपर लागू करते, सबसे पहले विधायकों सांसदों पर, प्रधानमंत्री जी इसको लागू करते, फिर हमें यूपीएस का ज्ञान देते, तो संभव है कि हम इस चीज को समझ भी पाते। हमें बाजार के हवाले कर दिया और खुद पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे, तो इसके खिलाफ नाराजगी है। और ये स्पष्ट हमारा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, आम जनता तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा चुनाव करवाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हम उसको निष्पक्षता से निभाएंगे, चुनाव की ड्यूटी को पूरी निष्पक्षता से करते हुए। लेकिन वोट डालना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस वोट को हम अपने मुद्दे के लिए डालने का काम करेंगे, और वो मुद्दा है हमारा ओपीएस। इसीलिए इस मुहिम का नाम भी हमने वोट फॉर ओपीएस का है। और वोट किसको देंगे, वोट ये संदेश पक्ष विपक्ष सभी के लिए है। हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी उस पार्टी और उस नेता के साथ खड़ा होगा जो हमें ये वादा करेगा और पहली गारंटी में ओपीएस को लेकर आएगा, और ये वादा करेगा कि पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ओपीएस को बहाल करेंगे। अगर कोई पार्टी ऐसा वादा नहीं करती तो निश्चित तौर पर हम नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर जो पार्टी इसके पक्ष में जाएगी, पहली गारंटी में ओपीएस को रखेगी और पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने की बात करेगी, उस नेता और उस पार्टी का हम खुले तौर पर समर्थन करेंगे, वोट डालने का काम करेंगे। अभी क्योंकि बीजेपी सरकार है, सत्ता में रही है, आपकी बातचीत बीजेपी से हुई है, कहाँ तक ऐसे चली? देखिए, हमारी कई दौर की वार्ता हुई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी वार्ता हुई, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई, लेकिन वो ओपीएस पे आने की बजाय लगातार इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यूपीएस लेकर आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम आपका शेयर बढ़ा देंगे। हमने शेयर बढ़ाने की बात ही नहीं करी। शेयर बढ़ाने से तो केवल और केवल शेयर मार्केट को लाभ होगा या उन पूंजीपतियों को लाभ होगा जिनके व्यापार में पैसा लगा हुआ है। और दूसरी बात, जब ये यूपीएस लाएगी तो इसका तो किसी को भी अंदाजा नहीं था, ना किसी ने सोचा था, ना हमारे साथ इसको लेकर चर्चा की गई, ना हमारे सामने इसका कोई प्रस्ताव रखा गया कि हम उसमें कमियां बता सकते, ना उनसे को लेकर हमारे से सुझाव मांगे गए। और हमारा तो एक ही है कि ओपीएस देश हित में है, ओपीएस प्रदेश हित में है और ओपीएस कर्मचारी हित में है। तो विपक्ष से कोई बातचीत आपकी हुई है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से आपकी मुलाकात हुई कई बार, हाँ, लेकिन अभी तक से विपक्ष में जो है उससे कोई बातचीत नहीं, क्योंकि चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी। देखिए, हरियाणा प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल और विपक्ष के नेता से हमारी को लेकर बात हुई है। बात हमने सभी पार्टियों से की, सभी को ज्ञापन भी दे चुके हैं, 90 के 90 विधायकों को, 15 के 15 सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन नेता विपक्ष ने हमें आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करेंगे। वो लगातार अपने मन से बोल भी रहे हैं। विपक्षी दल के मुख्य नेता चौधरी उदय भान जी ने भी आश्वासन हमें दिया है। निश्चित तौर पर विपक्ष इस बात पे कायम है कि पहली कैबिनेट में करेंगे, और सरकार ये मौका गवा भी चुकी है। तो अब हमारा निर्णय जो है हम स्पष्ट तौर से आपको बता भी चुके। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो है गैर शिक्षित कर्मचारी, देखिए, वो घोषणा पत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी घोषणा पत्र का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पार्टी का घोषणा पत्र आता है, और जिस घोषणा पत्र में पहली गारंटी के तौर पर होगा और पहली कैबिनेट की गारंटी के तौर पर होगा, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी उसकी तरफ जाएगा भी और आपको अवगत भी कराएगा। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं तक गैर शिक्षक के जो जितने? देखिए, हरियाणा प्रदेश के तमाम विभागों के कर्मचारी अधिकारी, 2 लाख कर्मचारी अधिकारी एनपीएस में है और 1 लाख हमारा ओपीएस का कर्मचारी है, 3 लाख कर्मचारी हम हैं।
उसके साथ जो कच्चा कर्मचारी है, जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि ये सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी, उनको रोजगार पक्का देगी और पक्का रोजगार मिलने के बाद उनको भी ओपीएस का लाभ मिलेगा, तो लगभग वो भी साथी सारे हमारे साथ हैं। तो तमाम साथी मिलकर इस मुहिम में हमारे हिस्सेदार हैं। क्योंकि नई सरकार जब भी आ रही है, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस है या संगठन के साथ आए मजबूती के, तो क्या आपका अगर काम नहीं होता है, आपकी जो मांगे नहीं मानी जाती, तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारा स्पष्ट निर्णय है और हर मंच से हम ये संदेश दे चुके हैं कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती और पूर्ण रूप से ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, देश और प्रदेश के अंदर ये आंदोलन जारी है।